गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th मैथमेटिक्स। बच्चे आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7th, उसका आज पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं, जिसमें हम अपने एक्सरसाइज 7.1 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। सबसे पहले जो एक्सरसाइज 7.1 है उसमें हमारा क्या आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला। बच्चे जब भी कोई डिस्टेंस किसी चीज़ में, जैसे ये लाइन है, मुझे लाइन की लेंथ पता करने के लिए बोला है, तो ये A to B अगर ये लाइन की सीधी लेंथ बोला है तो इसका मतलब ये लेंथ एक किस्म का कोई डिस्टेंस ही है जिसे मैं पता कर रही हूँ, तो ये डिस्टेंस हो गया। पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है कि हमें कोई दो पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे मैंने इसका नाम रखा A और B। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जब हमने डिस्टेंस पता करना है तो वो कैसे करना है? हम इसके, जैसे मैंने यहाँ A और B दो पॉइंट लगाए थे, उनको ज्वाइन करके लाइन बना लिया है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पॉइंट्स की हेल्प से मुझे इनके बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो जैसे ये A पॉइंट है, तो A के जो वर्टिसेस हैं उसे क्या बोलते हैं? हम x1 y1 का नाम बोलते हैं। आपको जैसे कि पता ही है, हमने 9th में भी ये वाला चैप्टर करा है कि जब भी हमें दो वैल्यूज दी होती हैं, पहली वैल्यू हमेशा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहली वैल्यू हमेशा x की होती है और दूसरी वैल्यू हमेशा y की होती है। तो इनको x की अकेली जो वैल्यू है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और y की जो वैल्यू है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही मैं पॉइंट A की बात करूँ तो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 बोलते हैं, और ऐसे ही B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको x2 और y2 बोलते हैं। तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में हमने डिस्टेंस पता करना है तो हम पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को पता करने के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है मेरे पास? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो जैसे मेरे को A या B कोई दो पॉइंट्स दिए हैं, इनके वर्टिसेस दिए हैं, तो इनके वर्टिसेस को हम x1 y1 और x2 y2 बोलते हैं, क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया कि किसी भी पॉइंट्स के जो वर्टिसेस होते हैं उसको हम कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको x और y से लिखते हैं। पर मैंने दोनों पॉइंट्स को अलग अलग दिखाना है, मैं कौन से x की बात कर रही हूँ, इसलिए अलग अलग पॉइंट्स के जो वर्टिसेस होते हैं हम उनको नंबर ऐसे देते हैं x1 y1 और x2 y2। ऐसे ही अगर कोई 3 पॉइंट दिए होंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स को जो हम नंबरिंग दे देंगे वो x3 y3 देंगे, ताकि हम इनमें डिफरेंशिएट कर सके कि कौन से पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। तो ये आ गया मेन डिस्टेंस फार्मूला। बच्चे ये पूरी एक्सरसाइज में मैंने ये इसी फॉर्मूले से सम को सॉल्व करना है। जैसे यहाँ दो पॉइंट दिए, इनका जो भी नाम दिया गया होगा, या अगर नाम नहीं दिया गया होगा तो आप अपनी तरफ से इसको A B P Q X Y जो मर्जी रख सकते हो। तो इनके बीच में जब डिस्टेंस निकालना है तो आपने यहाँ क्या लिखना है? AB इक्वल टू आगे ये फॉर्मूला लगा के फिर इसकी हेल्प से हमने सम सॉल्व करनी है। जैसे कि अब मैं एक्सरसाइज 7.1 के सम नंबर फर्स्ट पे चल रही हूँ। यहाँ इस पॉइंट के, इस सम्स के 3 जो है वो पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट जो क्या है, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, पहले ऊपर स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कि मेरे पास दो पॉइंट दिए गए हैं 2,3 और 4,-1। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का वो डिस्टेंस पता करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट। इनको कोई नाम नहीं दिया तो मैं अपनी तरफ से इनको कोई नाम दूंगी। लेट, यहाँ मैंने लिख लिया A, इसका नाम दे दिया A 2,3 और B 4,-1 आर द गिवन पॉइंट। कि ये मुझे पॉइंट्स जो दिए थे सबसे पहले मैंने उनका नाम रख लिया, ठीक है। और इनके बीच का जब मैंने डिस्टेंस निकालना है तो इनको क्या लिखूंगी मैं? AB। यहीं पे इनके कोऑर्डिनेट्स की हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये x1 y1 है और ये क्या है मेरे पास? x2 y2। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ हमने पहले से ही कोऑर्डिनेट्स के नीचे उनकी नंबरिंग कर ली है। उनके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो उनको x2 y2 x1 y1 नंबर दे दिया। अब x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 4, x1 की वैल्यू क्या है? 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना आ गया? 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अब इसको बच्चे सॉल्व करना है। 4 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास? माइनस 2 का स्क्वायर। बच्चे कोई नंबर अगर माइनस का है, जैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगी तो 2 इंटू 2 वो तो 4 होगा, पर जब हम किस माइनस के नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो -2 इंटू -2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये भी 4। यहाँ बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है
कि अगर कैलकुलेट करने के बाद किसी नंबर के साथ माइनस का साइन आ जाता है तो उसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर में मेरे पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो यहाँ आ गया 4 इंटू 4, तो ये आ गया मेरे पास √8। √8 इसको यूनिट लिखेंगे। बच्चे एक चीज़ और, इसको अभी मैंने और सिंप्लीफाई करना है। अब आप a के फैक्टर बना लो, जैसे आप 8 के फैक्टर बना लो, तो 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ 2 का एक पेयर बन रहा है, उसमें से जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर एक 2 बच जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साथ में यूनिट। मतलब कि जब भी मैंने डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर मीटर में कोऑर्डिनेट्स की कोई लेंथ नहीं दी होती, कि मतलब कोई जो है इसका साथ हमने आंसर में लगाना है, यूनिट लेंथ उसकी यूनिट्स में हमने देनी है। बच्चे जो अगर किसी सम का स्क्वायर रूट निकलता हो तो निकाल सकते हो, अगर नहीं तो जहाँ तक आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो वहाँ तक आपने सिंप्लीफाई करना है। ऐसे ही अगर मैं इसका थर्ड पार्ट ले रही हूँ, एक जो बीच वाला सेंटर वाला पार्ट है उसका सेकेंड नंबर वो आप अपने आप करोगे, इसका पार्ट नंबर मैं थर्ड भी ले रही हूँ, a कॉमा बी और माइनस a कॉमा माइनस में, फॉर्मूला तो यही आना है। तो लेट, अब मैंने नंबर इनको दे दिया a कॉमा बी और b माइनस a कॉमा माइनस b आर द गिवन पॉइंट्स। तो इनके बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला सेम चलेगा, इसलिए मैंने फॉर्मूला रब नहीं करा। तो यहीं पे अब इनकी मैं वैल्यू फिल कर दूंगी। मैंने जैसे कि पहले बोला यहीं पे लिख लिया करो x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ x2 की वैल्यू माइनस a का स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर। तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस 2a का स्क्वायर और आगे माइनस 2b का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, पर a का भी स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर। अब इन दोनों नंबर्स में से 4 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा। अब 4 दो फैक्टर बन गए, एक 4 बन गया और दूसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये अंदर आना था, ऐसे हो गया। अब 4 का तो स्क्वायर रूट निकल रहा है 2, उसको हम बाहर निकाल देंगे, पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब भी स्क्वायर अगर a प्लस b का होल स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर रूट निकलना था, पर अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, इसको हम ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे, साथ में लिख देंगे यूनिट। बच्चे ये फर्स्ट सम का एक और पार्ट मैंने करवा दिया, इसका जो पार्ट नंबर सेकेंड है वो आप अपने आप करोगे। ऐसे ही बच्चे जो सम नंबर सेकेंड है उसमें उन्होंने बोला है स्टेटमेंट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, कि ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं हमें इनके बीच का डिस्टेंस हमने निकालना है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। इसके लिए वो हमें सेक्शन 7.2 मतलब कि सम के लास्ट में उसकी एग्जांपल्स पे जाने के लिए बोल रहा है वहाँ से। तो अगर मैं इस सम को हाफ लेके चलूँ, कि जैसे मेरे को बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15, मैं सोच लेती हूँ कि मैंने ये वाला सम यहीं तक करना है, तो मैं क्या लिखूंगी फिर से, लेट, अब मैं इसका नाम P रख देती हूँ, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर तो पॉइंट का नाम आपको पहले से दिया गया है तो आप वही लिखोगे, नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम इसका लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ले लिया इसको कि लेट P 0,0 एंड Q 36,15 आर द गिवन पॉइंट्स। तो बच्चे इस सम को भी मुझे करना क्या है, मुझे P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और उसी फॉर्मूले से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ x1 y1 x2 y2। अब बच्चे मैंने ये सम यहीं तक लिखा है, मैंने आपको हिंट दे दिया है कि सम को कैसे सॉल्व करना है। अब x2 y2 कौन सा है, x1 y2 क्या कौन सा है, यहाँ आपने क्या करना है, सिर्फ उनकी वैल्यूज फिल करके इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। और ये वाला सम जो भी है ये सेम फर्स्ट सम के जैसे ही है। नेक्स्ट बच्चे सम नंबर थर्ड जो है वो क्या लिखा हुआ है, डिटरमिन इफ द पॉइंट्स, आगे 3 पॉइंट्स दिए, ये तो सारे सम एक जैसे थे, पर सम नंबर थर्ड से थोड़ा आगे डिफरेंट चल रहा है। अब पहले जैसे हमें 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दिया था, अब हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इफ द पॉइंट्स मैं लिखूंगी लेट A 1,5 और 2,3 एंड -2,11 आर, उन्होंने बोला क्या है, कोलिनियर, कि ये बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। सबसे पहले बच्चे कोलिनियर होता क्या है, कोलिनियर जब भी, जैसे मेरे को यहाँ 2 पॉइंट्स दिए हैं, जब भी मैं 2 पॉइंट्स को मिलाऊंगी तो मेरे पास एक लाइन डेफिनेटली बनेगी ही बनेगी। पर अगर मुझे 3 पॉइंट दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि 3 पॉइंट को लेके मेरी एक लाइन बने। अब जैसे मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिए थे, जब इनको ज्वाइन करा तो ये एक ट्रायंगल बन गई। तो
कोलिनियर का मतलब होता है कि जब 3 पॉइंट ऐसे दिए गए हों कि उन तीनों को जब हम ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, उसमें बोलते हैं हम कोलिनियम। जैसे यहाँ ए, मैंने एक पॉइंट ये लिया था, दूसरा बी और तीसरा ये सी पॉइंट लिया। तो कोलिनियर ये कब होंगे? जब मैं पहले ए और बी का डिस्टेंस निकालूंगी, फिर उसके बाद बी और सी का, इस पॉइंट का यहाँ तक डिस्टेंस, फिर यहाँ तक डिस्टेंस, और जब हम दोनों को प्लस करें तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल आना चाहिए? ए सी की। अगर ए बी प्लस बी सी का सेम फॉर्मूले, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद, इन दोनों को डिस्टेंस को प्लस करने के बाद जो मेरा आंसर है ए सी जो आता है उसके इक्वल हो जाता है, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो मैंने अब इसको नाम देना है, लेट ए बी एंड सी आर द गिवन पॉइंट्स। उन्होंने कोलिनियर पूछा है तो कोलिनियर की बात बाद में करूंगी मैं। मैंने आपको बता दिया, जैसे मैंने ए बी निकालना है, अब मेरे पास 3 पॉइंट है तो मेरे पास 3 आंसर निकलेंगे। पहला ए बी निकालूंगी, फिर दूसरा बी सी और तीसरा ए सी निकालूंगी, या सी ए, जैसे मर्जी आप ले सकते हो। तो फॉर्मूला सेम चलेगा, x2 डिस्टेंस, इनके बीच का मेरे को डिस्टेंस पता करना है, तो इस पूरी एक्सरसाइज में मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। अब जब मैं ए और बी की बात कर रही हूँ तो इस टाइम पे ये x1 y1 और ये x2 और y2, इन दोनों की बात कर रही हूँ, अभी मैं थर्ड पॉइंट को नहीं छेड़ रही। तो जैसे यहाँ क्या आ गया मेरे पास, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस आगे क्या आ गया मेरे पास, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि माइनस वाले नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही आता है, तो ये आ जाएगा √5 यूनिट। और अगर आपको इसको स्क्वायर रूट निकालना है तो आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखा जैसे, तो इसके लिए अगर मैं पॉइंटों में निकालूंगी तो अप्रॉक्सीमेटली 2.2 यूनिट्स आएगा। तो नेक्स्ट अब मैंने निकालना है बी सी। तो बी सी इक्वल टू, जब मैं बी और सी की बात कर रही हूँ तो उस वक्त ये x1 बन गया, ये y1, और ये x2 और y2 मेरे पास ये आ गया। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को लेके सॉल्व करना है। -2 का स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा -11 और -3 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया बच्चे -4 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, आंसर प्लस में आएगा, और 14 का स्क्वायर 196। जब दोनों को प्लस करूंगी तो 212 यूनिट्स आ जाएगा। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो इसका आंसर जो है वो पॉइंटों में मेरे पास आ जाएगा 14.6 यूनिट। बच्चे ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू लिया है, डेसिमल के बाद मैंने सिर्फ 1 डिजिट तक उसका स्क्वायर रूट निकाला है। तो नेक्स्ट उसके बाद ए और सी को लेना है। जब मैंने ए और सी को लेना है, ये मेरे पास बन गया x1 y1, और इस वक्त सी की जो पॉइंट्स हैं वो मेरे पास x2 और y2 बन गए। अब फिर से -2 -1 का स्क्वायर, और नेक्स्ट आ जाएगा -11 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, जो किसके इक्वल आ जाएगा 265 यूनिट। और अगर हम इसका पॉइंटों में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 16.2 यूनिट। बच्चे अब जैसे मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे अगर मेरे पास ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आएगा। हम यहाँ लिखेंगे क्या, पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ, ये साइड में साथ में लिख लेना कि अगर ये आए, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए, अगर मैं पॉइंटों के हिसाब से इस वैल्यू को लेके चलूँ तो यहाँ आ गया मेरे पास 2.2 और यहाँ आ गया मेरे पास 14.6 इक्वल टू 16.2 होना चाहिए। पर मैं दोनों को अगर प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 16.8 इक्वल टू 16.2। पर ये दोनों इक्वल आंसर नहीं आए, तो मैंने साइन में कट का साइन डाल दिया कि नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं आए, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट बच्चे, इसके बाद अगर मैं सम नंबर 4 देखूं तो उन्होंने बोला है चेक वेदर, हमें फिर से 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, चेक वेदर 5 -2 6 4 एंड 7 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल।
कि ये प्रूव करो कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है। वैसे भी बच्चे जब ट्रायंगल के एरिया की बात करें तो लिखेंगे क्या, पहले फिर से बार बार देखो वही लाइन रिपीट हो रही है और सेम सम चल रहे हैं। लेट मेरे पास आ गया 5 -2 एंड B 6 4 and C 7 -2 are the vertices of triangle ABC। अब वो पूछ रहा है कि ये जो है ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जब भी किसी ट्रायंगल की दो साइड्स की लेंथ जो है, किसी भी दो साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे मैंने ये एक ट्रायंगल बना रही है, इसमें मान लो कि ये वाली साइड जो है इसके इक्वल आ गई, तो ये कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस। जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब किसी ट्रायंगल की कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती तो उससे बोलते हैं हम स्केलन। अब बच्चे कई बार इस क्वेश्चन को जैसे उन्होंने पूछा है कि आपकी एक एग्जांपल दी हुई है, उसमें उन्होंने पूछा है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, ये कौन से टाइप की ट्रायंगल है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो इसके लिए मुझे फिर से तीनों साइड्स की लेंथ, जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ABC, तो मैं AB भी निकालूंगी और BC भी निकालूंगी और AC भी निकालूंगी। अगर किसी भी दो की लेंथ आपस में इक्वल होगी, किसी भी दो की लेंथ आपस में इक्वल होगी तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर वो पूछ लेते हैं दूसरी तरह से इस क्वेश्चन को कि विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस, आप तीनों का आंसर फिर से निकालोगे। अगर तीनों सेम हो गई तो इक्विलेटर, अगर दो सेम हुई तो आइसोसेलेस, तो अगर तीनों साइड्स की लेंथ जो है डिफरेंट आ गई तो क्या बोलोगे, स्केलन ट्रायंगल। अब बच्चे नेक्स्ट मेरे पास, अब उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दे रही हूँ। फॉर्मूला मैं बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको एक बार फॉर्मूला पता चल जाए कि अगर एक नंबर में आपको सम आ जाता है, राइट द फॉर्मूला फॉर द डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आपने सिंपली ये फॉर्मूला लिखना है। बच्चे ये फॉर्मूला आ गया। अब जब मैं A और B को ले रही हूँ तो आपने फिर से ऊपर ही लिख लेना है 6 - 5 का स्क्वायर प्लस आगे आ गया 4 माइनस, अब y1 जो है उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, -2, तो उसका स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ देखो 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस, पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ आ जाएगा ये 6 का स्क्वायर। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये दोनों साइन माइनस के हैं तो माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, 4 में 2 प्लस हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 36, और इसको प्लस करने के बाद 37 यूनिट आ गया। सेम ऐसे ही मैं BC निकालूंगी। अब BC क्या आ जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो क्या है ये भी 1 + 36 = 37 का स्क्वायर आ गया, सॉरी √37 यूनिट आ गया। नेक्स्ट मेरे को ACB निकालना है, AC = अब मैं A और C को लूंगी 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2, फिर से यहाँ -2 का स्क्वायर आ रहा है मेरे पास, तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिखने लगी हूँ -2 + 2 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया मेरे पास यहाँ 2 का स्क्वायर 4, पर माइनस का 2 और प्लस का 2 जो है कट जाएंगे तो 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो ये आ गया √4 यूनिट। यहाँ मैं इसको 2 यूनिट भी लिख सकती हूँ क्योंकि इसका स्क्वायर। तो उन्होंने पूछा था कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन था चेक वेदर द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ आंसर क्या देंगे सिंपली कि क्या है मेरे पास AB = BC, मतलब AB और BC की लेंथ इक्वल है 37, √37 यूनिट है, देयरफॉर इसके आगे यस इट इज द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। बच्चे ये सारे के सारे सम देखो एक जैसे चल रहे हैं। अब इसके बाद इसका सम नंबर जो 5th है वो छोड़ दो, और जो सम नंबर 6th है उसको देखना है अब हमने। तो आगे के जो सम है वो थोड़े इससे डिफरेंट चलेंगे, डिफरेंट नहीं है मतलब कि फार्मूला तो सेम चलेगा,
पर थोड़ा सा उनका सम को पूछने का तरीका चेंज हो गया। और जैसे सम नंबर 6 देखें, सम नंबर 6 क्या है मेरे पास, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर। बच्चे इसके 3 पार्ट है, उनमें से मैं एक पार्ट आपको करवा रही हूँ, बाकी के जो 2 पार्ट हैं आप खुद करोगे। नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड द गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब हमें चार क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है जिस भी फिगर की 4 साइड्स होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर। तो बच्चे ये क्वाड्रिलेटर लेट, अब इसके 4 पॉइंट्स आते हैं, तो क्या आ गया, -1 और -2 कॉमा बी 1 कॉमा 0 सी -1 कॉमा 2 एंड डी को नाम दे देंगे -3 कॉमा 0 आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। मतलब ये मेरे पास आर द गिवन पॉइंट्स कर देंगे, गिवन वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो अब वो कहता है कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज दिस, तो मुझे क्या निकालना है, ए बी। अब अगर मेरे पास 4 पॉइंट है तो ए से बी का, बी से सी का और सी से डी का डिस्टेंस निकाल लूंगी। तो बच्चे इसमें ए बी इक्वल टू बच्चे ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पहले मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, तो वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा बच्चे 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, √8, जो मैं लिख सकती हूँ 2√2 यूनिट आ गया। सेम बच्चे ऐसे ही मेरे को अब BC निकालना है, मेरे को 4 आंसर निकालने हैं। BC अब जब मैं निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस 1 का स्क्वायर, सेम फॉर्मूला चल रहा है, अब आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी। तो यहाँ 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जाएगा 4 प्लस 4, तो ये आ गया √8, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2√2 यूनिट। नेक्स्ट ऐसे ही बचे, अब मैं निकालूंगी CD। पहले मैंने AB फिर BC, अब CD, फिर उसके बाद लास्ट मेरे पास आएगा DA। तो जब CD निकालेंगे तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो प्लस साथ में आ जाएगा 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये इक्वल आ गया -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आगे आ गया -2 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो यहाँ फिर से देखो 4 प्लस 4 इक्वल टू √8, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2√2 यूनिट। अब बच्चे लास्ट में इसके, अभी आप इसके आंसर ध्यान में रखना कि मैंने 3 आंसर निकाले हैं, मेरे तीनों आंसर्स जो हैं वो सेम है। अब मैं लास्ट में जो है वो निकालने लगी हूँ DA। जब हम DA निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चे फिर से 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, वो फिर से किसके इक्वल हो गया, 4 प्लस 4 इक्वल टू √8, जिसे हम लिख सकते हैं 2 बच्चे। अब यहाँ देखो इसकी चारों साइड्स जो है उनकी लेंथ इक्वल आ गई। जब चारों साइड्स की लेंथ इक्वल आ जाती है तो हमने क्या करना है, इसके आगे भी सम करना है। अभी एक चीज देखो कि अगर इसकी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल हो जाए तो हमने इसके डायगोनल का डिस्टेंस निकालना है। तो डायगोनल हमेशा बनता है AC को लेके और B D को लेके। अगर अब मैं निकालूंगी AC, जब हम AC निकालेंगे तो -1, तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। पॉइंट्स ध्यान से लेने हैं आपने, 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास -1 प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर और यहाँ 4 का स्क्वायर, जो किसके इक्वल आ जाएगा, √16 इक्वल टू 4 यूनिट।
और अब मैंने क्या निकालना है, दूसरे डायगोनल का क्या नाम आ जाएगा, बी डी। तो बी और डी को लेके -3 -1 का स्क्वायर प्लस आगे आ जाएगा 0, डी बी डी ले रही थी ना, हाँ 0 -0 का स्क्वायर। तो यहाँ आ गया बच्चे मेरे पास -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये भी आ गया 16 + 0 = 4 यूनिट। अब बच्चे एक चीज़ देखो कि अगर ये बात ध्यान से सुनने वाली है, क्योंकि अगले पार्ट जो है वो आपने अपने आप करने हैं। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर की अगर चार, जैसे मेरे पास ए बी सी डी है, तो पहले तो मैंने चेक किया ए बी = BC = CD = DA आ जाए, मतलब इन सब का जैसे मेरे पास आंसर था 2√2 यूनिट। तो उसके बाद मैंने डायगोनल चेक करनी है। अगर डायगोनल की लेंथ इनके बराबर नहीं होती, पर उनकी दोनों डायगोनल की लेंथ जो है वो आपस में बराबर होती है, अगर ऐसे आ जाए तो ये क्या बनता है, एक स्क्वायर। तो ये कंडीशन है, एक स्क्वायर बनता है। ऐसे ही अगर आपके पास अगला जैसे आप सम करते हो, अगर ऑपोजिट साइड्स जैसे मान लो ए बी सी डी की, मतलब ए बी और सी डी आपस में इक्वल हो जाए, मतलब इन दोनों का आंसर सेम हो, इन दोनों का आंसर अगर सेम हो, फिर आपने उसके डायगोनल निकालनी है। तो डायगोनल आपस में सेम हो तो ये क्या बनेगी, एक रेक्टेंगल। पर अगर सिर्फ ये चार साइड्स आपस में इक्वल हैं, इनके डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होते, तो ये क्वाड्रिलेटर कौन सी क्वाड्रिलेटर बनती है, रोम्बस। तो ये ऐसी शेप वाली हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर बनती है। अब आपने उन्होंने पूछा है कि विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर इज दैट, तो पहले आपने चारों साइड्स निकाल दी, जैसे इक्वल आ गई, फिर आपने डायगोनल निकालने। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर, अगर चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं आए, तो ये क्या बनेगा, रोम्बस। ऐसे ही अगर जैसे एक और सम आ गया, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होगी, तो बाद में उसके सिर्फ अगर ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो ये विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर बनेगी, इट इज ए पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम बनेगी, पर ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होने के बाद अगर डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गए, तो ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल। तो पर बच्चे अगर इनका कोई भी साइड्स आपस में इक्वल ना हो तो हम क्या बोलेंगे, नॉट एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो बच्चे इस पार्ट के आपके पास 3 सम है, तो 3 पार्ट है, आपने ये तीनों यहाँ तक सम नंबर 6 तक अपनी फेयर कॉपीज पे होमवर्क करके अपनी कॉपीज जो है वो कंप्लीट करनी है। और नेक्स्ट जो पार्ट नंबर इसका सेकंड है, उसमें हम सम नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू जी।